नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों आज हम वीडियो सीरीज के चैप्टर 13 में आ चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सीरीज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है, जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट हर जगह काम आने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। जी हाँ, वीडियो फ्री की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नोट्स नहीं बनाना है। तो सबसे पहले सभी बच्चे कॉपी पर पूरी तरीके से चैप्टर 13 उतारेंगे और चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जाए सबको कॉपी पर नोट करना है, ताकि पेपर टाइम जब क्वेश्चंस को देखें तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा नंबर आप सेव करिए। नंबर किस नाम से डालना भाई? विनय सर, ठीक है, याद रखिएगा कौन से सर ने आपको पढ़ाया है। अभी आपको पवन सीरीज, राजन सीरीज की भी वीडियो अलग से आपको मिलेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हर रोज की तरह हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या रहा आपके सामने कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, आपको ये बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सिंपल सा फार्मूला हो जाता है दोस्तों 2πr। जी हाँ दोस्तों, सी बराबर आपका 2πr वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न क्या रहा हमारा कि अर्धवृत्त में स्थित कोण होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्धवृत्त में बना कोण कहिए या स्थित कोण कहिए, इसका जो सिंपल सा आंसर होता है वो हमारा होता है समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण हमारा समकोण होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा हमारा, किसी भी वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। कैसा होता है? बहुत ही आसान सा आंसर इसका, किसी भी वर्ग का प्रत्येक कोण होता है हमारा समकोण। ठीक है ना, वर्ग कैसा होता है आपने देखा ही होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है ना, ये दोस्तों आपका वर्ग बन गया, जो इसका जो प्रत्येक कोण बनेगा वो 90 अंश होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपका 90 अंश ही बनेगा। सारे कोण यहाँ पर क्या है, 90 अंश के। और चार जो इसकी चारों भुजाएं दोस्तों क्या होगी, वो भी बराबर होंगी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चौथा क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। सिंपल सा आंसर इसका 360 अंश। चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारा, 360 अंश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा नंबर, कि वृत्त का व्यास बराबर दोस्तों क्या होता है, त्रिज्या। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे त्रिज्या। तो हमारा कौन सा सही आंसर होगा, सही पांचवे का डी विकल्प। ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया आपका 2। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पहले। फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोण समान है, तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। देखिए दोस्तों, जब चारों अंतः कोण समान है तो मान लेते चारों कोण दोस्तों क्या क्या हमारे x मान लेते, चारों कोण है x प्लस x हो जाएगा, प्लस का फिर x हो जाएगा, फिर प्लस का x हो जाएगा। चारों कोण हमने x मान लिए और चारों कोणों का योग होता है हमारा 360 अंश। 4x बराबर हो जाएगा दोस्तों, मतलब सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, 360 बटे हो जाएगा आपका 4, भाग कर लेंगे 4 9 36, 0 आ गया। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 90 अंश। ठीक है ना, विकल्प में जरा देखिए बी वाला। तो अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोण समान है तो प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होगा। सातवां क्वेश्चन हमारा, समचतुर्भुज तथा वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहां पर करते हैं आपको ये बताना है। तो हमारा जो सातवें का सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा ए विकल्प, समकोण पर। ठीक है ना, याद रखना है। समकोण मतलब समचतुर्भुज तथा वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न क्या रहा, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, विकर्ण और कोण बराबर है, एक वो क्या होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज है, वर्ग है या पतंगाकार है। तो हमारा दोस्तों जो आठवें का सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका वर्ग। ठीक है ना, जैसे एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होता है, कोण भी आपको पता है 90 अंश का होता है, तो वो क्या होगा दोस्तों, हमारा वर्ग हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, वृत्त या इनमें से कोई नहीं। आप समझ गए होंगे। 90 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि आप प्रश्न में ही दोस्तों आपका इसका उत्तर छुपाता है। समझिए जैसे क्वेश्चन क्या बोला गया, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उसे तो हम संकेंद्रीय वृत्त ही कहेंगे ना। तो 90 का जो सही आंसर होगा हमारा बी विकल्प होगा, अर्धवृत्त। सवाल ही नहीं उठता। सी वाला दोस्तों वृत्त तो इसका केंद्र एक ही होता है, लेकिन बोला गया जिन वृत्तों का केंद्र, मतलब एक से अधिक वर्ग यहाँ पर वृत्त बन रहे हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 10वां क्वेश्चन कह रहा हमारा कि यदि किसी चतुर्भुज के
तीन अंतः कोण के मान 40, 50 और 100 है तो चौथे कोण की माप होगी। हमने क्या बोला दोस्तों अभी आपको कि चतुर्भुज के चारों कोणों अंतः कोणों का या चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। सबको जोड़ लेंगे, मतलब पहला आपका 40 दिया गया, 50 दिया गया, और दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको जरा देखते हम लोग, 100 दिया गया तीसरा, और चौथा कुछ नहीं था, इसको हम लोग क्या मान लेते, पी मान लेते थोड़ी देर के लिए। चारों कोणों का योग कितना होता है हमारा? 360। जोड़ लीजिए, 40, 50, 90 हो गया, और 100 जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा 190, प्लस का पी बराबर हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पी का मान कितना आ जाएगा? 360 में से हम घटा देंगे 190 को, घटा लीजिए, जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 16 में से 9 गया, बचेगा यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 170 अंक। विकल्प जरा देखा जाए हम लोग, तो पहला विकल्प दोस्तों आपके सामने 170, तो जो चतुर्भुज का जो चौथे कोण की माप होगी वो हो जाएगी 170 अंक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बन सकते हैं। तो हमने दोस्तों जितने भी आपके बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। और दोस्तों देखिए, हर एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है या समझ लेना है, नहीं तो होता है ना कि भूलना नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। अब शुरू करते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 214 सेंटीमीटर है, तो हमें उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 इंटू पाई इंटू होता है आर। और दोस्तों जो हमारी त्रिज्या का मतलब आर बराबर दोस्तों दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2 गुणे दोस्तों पाई का मान हमारा क्या होता है? 22/7 होता है, इंटू दोस्तों आर की जगह हम रख देंगे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या हो गया दोस्तों, बचा आपका 2 गुणे 22 गुणे 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 दूनी 44, 44 दूनी होता है आपका 88, 88 सेंटीमीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आसान था कि नहीं? ये दोस्तों सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 88 सेंटीमीटर, जैसे भी दोस्तों आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और हर एक प्रश्न को दोस्तों आपको समझते हुए चलना भी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक चतुर्भुज के कोण 240, 80, 120 तथा x है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप समझ गए होंगे। देखिए चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है? 360 अंश होता है। तो पहला दोस्तों 40 दिया गया, दूसरा आपका 80 दिया गया, तीसरा 120 दिया गया, चौथा में x मान दिया गया, और चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। जरा जोड़ लीजिए, 8 4 12, मतलब 80 40 120 हो गया, 120 120 जोड़ेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा 240, प्लस का x बराबर हो जाएगा 360। तो हमें दोस्तों यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360 में से 240 हम घटा लेंगे, कितना आएगा घटाने के बाद? x का मान आ जाएगा हमारे यहाँ पर 120। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके बनते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आपकी जो तैयारी होनी चाहिए काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा आंसर ये हो जाएगा 120। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या आपका, देखिए इसको समझ लेना भी है आपको, ऐसा नहीं खाली देखना ही है कि यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात, आपको एक बात इसमें समझनी है कि जो दो, मतलब क्या बोला गया था प्रश्न में कि चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हैं। देखिए जो संपूरक कोण होता है दोस्तों, जो उसका योग होता है ना संपूरक कोण का, वो 180 अंश होता है। तो मतलब दोस्तों दो कोणों का योग 180 अंश है, तो शेष दो कोणों का योग कितना बचेगा? पहले दो कोण का योग अगर 180 अंश हो गया तो दूसरे भी दो कोण 180 अंश के होंगे, क्योंकि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योगफल 360 अंश होता है। तो हमें बताना था शेष दो कोणों का योग ज्ञात करिए, तो कितना हो जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर 180 अंश। ऐसा क्यों है आप समझ गए होंगे कि पहले बोला गया कि किसी भी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हैं, मतलब दो कोणों का योग 180 अंश से पहले प्रश्न में बोल दिया गया। तो जो बचे दो कोण होंगे उसका योग कितना होगा? 180 अंश ही तो होगा ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या संबंध होता है, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल से हम बता दें, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दोस्तों होता है आपका 2 गुणे शेष भाग पर अंतरित कोण। कैसे लिखेंगे देखिए, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा शेष भाग पर अंतरित कोण, ठीक है ना। शेष भाग पर
अंतरित कोण। बस ये दोस्तों आप फॉर्मूला याद रखिएगा। केंद्र पर अंतरित कोण बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, सिंपली 2 गुणे शेष भाग पर अंतरित कोण। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक वृत्त की परिधि आपकी दोस्तों दी गई है 44 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास आपको ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है ये आपको बात पता होनी चाहिए, तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे इस प्रश्न को। तो वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों होता है आपका पाई इंटू व्यास होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या दोस्तों दिया गया, वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 44 दी गई है। 44 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों हो जाएगा, पाई का मान होता है हमारा 22/7 इंटू में व्यास हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों जब 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 का जो त्रिज्या गुणा ऊपर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 22 आपके नीचे आ जाएगा, बराबर दोस्तों ये हो जाएगा व्यास के। ठीक है ना। तो भाग कर लेते 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 14 दोस्तों सबको सेंटीमीटर में, तो 14 सेंटीमीटर आपका यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। नहीं तो आप दोस्तों 2πr का फार्मूला लगाते तो वहां त्रिज्या आती, फिर उसका डबल करके आप व्यास निकालते, उसमें समय आपका ज्यादा बेकार होता है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वर्ग तथा आयत में क्या अंतर है आपको दोस्तों ये बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वर्ग और आयत आप पहले बना के दिखा देते हैं। रुकिए दोस्तों एक सेकंड। अगर आप लोग को देखिए कैसे भी क्वेश्चन पेपर में है तो आपको बिल्कुल पहले डरना नहीं, क्वेश्चन को देखना है, समझना है। तो ये दोस्तों आपका वर्ग बन गया, ये आपका आयत बन गया। देखिए आयत में दोस्तों जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है, ठीक है ना, और समांतर होती है। जैसे ये एल एल हो गई आमने सामने की भुजाएं, और बगल की भुजा दोस्तों बी बी हो गई। ठीक है ना। ये दोस्तों समान होती है आमने सामने की। और इसमें क्या होती है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है इसकी समान होती है, और दोनों में इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। आप बस ये बता सकते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन आयत की चारों भुजाएं समान नहीं होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ठीक है, बस इतना बताना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए आप लोग कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो अब ये बनता कैसे, जरा इसको बना के दिखा देते हैं। समलंब चतुर्भुज आपका होता कैसे है। ठीक है ना। आपने वैसे दोस्तों देखा होगा, लेकिन कभी कभी आप भूल जाते होंगे समलंब कैसा होता है। पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आसान आसान से प्रश्न, और उसको आप गलत करके आते हैं। तो चलिए दोस्तों समलंब चतुर्भुज आपका लगभग लगभग तैयार है। ठीक है ना। ये रहा आपका समलंब चतुर्भुज। इसका नामकरण कर दिया जाए, ए बी और आपका यहाँ सी और डी। तो दोस्तों देखिए एक क्या बोले, फिर से परिभाषा सुनिए, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप एक युग्म, जैसे आपका ये डीसी समांतर है आपका ए बी, यहाँ दोस्तों आप लिख सकते हैं ए बी समांतर आपके दोस्तों डीसी के। इतनी बात आप समझ गए। एक बात और दोस्तों आपको बता देते हैं, ए बी बराबर आपका डीसी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डज नॉट इक्वल टू। ये दोस्तों दोनों भुजा बराबर नहीं, यानी जो भुजा आप देख रहे होंगे नीचे आपकी ए बी, ये बड़ी है यानी छोटी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये दोनों क्या है, समांतर है। बस इतनी सी यहाँ पर बात है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या रहा हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कि वृत्त की जीवा से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की व्यास होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों दिखा देते हैं कैसा होता है आपका वृत्त का जीवा हुआ। ठीक है, आपका एक वृत्त तैयार हो गया दोस्तों बनके। जीवा दोस्तों जैसे आपने यहाँ पर एक दो भुजा की थी, ये हो गया आपके दोस्तों ए बी, या दोस्तों आप ऐसे खींच दिए यहाँ पर सी डी। ये बाहर नहीं निकलेगी, वृत्त के अंदर ही रहेगा। मतलब दोस्तों ये एक ही ध्यान में रखना है। ठीक है ना। जो दोस्तों ये रेखा रहेगी ना, वो वृत्त के अंदर ही ऐसे रहेगी। एक तरफ हो जाएगा सी और डी। ये दोस्तों आपकी क्या हो गई, वृत्त की जीवा। परिभाषा एक बार फिर से सुनेंगे। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ठीक है, वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की व्यास होती है। और दोस्तों व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, ठीक है, बीचों बीच। अब दोस्तों यहाँ से कोई ऐसी रेखा खींच ले रहे हैं, ठीक है, जो केंद्र से होकर जा रही है, मतलब केंद्र को टच कर रही है। तो दोस्तों जैसे ये वाली रेखा हो गई, मान लेते हैं ए ई हो गई। ये दोस्तों जो है ये भी एक वृत्त की जीवा है, और ये दोस्तों वृत्त का व्यास भी है। और दोस्तों जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। परिभाषा एक बार अंतिम बार सुन लीजिए। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, 19 नंबर की, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या
के संबंध को लिखिए। देखिए आपको तो पता ही होगा, हमने काफी बार फार्मूला लिखा है इसका। आपका होता है सिंपल सा, याद रखिएगा, व्यास बराबर होता है आपका 2 गुणे में त्रिज्या। ठीक है ना, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 19 नंबर हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। अभी दोस्तों हमने इसकी परिभाषा आपको काफी बार बताई, तो इसका उत्तर आप लोग खुद कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं जीवा। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा भी जीवा की परिभाषा कितनी बार बोली। तो दोस्तों यही बताया था अभी आपको कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के, ठीक है ना, मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं लोग, जीवा कहते हैं। क्या अंतर होगा इसका, जीवा। अब दोस्तों देखेंगे आज के लघु त्रिय प्रश्नों को, तो यहाँ पर आपके अति लघु त्रिय प्रश्न समाप्त होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि वर्ग तथा आयत को परिभाषित करो तथा इनके अंग भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये आपका वर्ग है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको वर्ग है। तो वर्ग की परिभाषा भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका रहा आयत। पहले वर्ग की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका मन है तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका जो प्रत्येक कोण है वो समकोण का, मतलब दोस्तों प्रत्येक कोण इसका क्या होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है ना। तथा सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। तो सभी भुजा के दोस्तों जो माप है वो ए मान लेते हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और चारों जो कोण है दोस्तों वो क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है ना, ये आपका वर्ग होता है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आयत की। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे ये आमने सामने भुजा ये एल है तो ये भी एल है, ये इसके दोस्तों बी मान लेते तो ये भी बी है। आमने सामने भुजाएं, सामने की दो जो भुजा है वो क्या है आपकी, बराबर भी है और दोस्तों समांतर भी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं आयत में, तथा प्रत्येक कोण समकोण भी होना चाहिए। आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर तथा प्रत्येक कोण इसका भी समकोण होता है, वो आपकी जो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब दोस्तों कुछ चीजें और देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है 22 नंबर आपका कि वृत्त से आप क्या समझते हैं, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में आपको संबंध को बताना है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके आपको डिफिनेशन बताते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या या वृत्त क्या होता है। पहले वृत्त समझिए, एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर रहते हुए गति करने वाले बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वृत्त आपका कैसे होता है सबको पता ही होगा, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका हो गया। तो अगर हम इसका कुछ केंद्र मानना है तो दोस्तों ये जो हमारा बीच में हो जाएगा वो ये हमारा दोस्तों यहाँ से देखिए केंद्र हो गया बीच में, और यहाँ से दोस्तों अगर इसकी दूरी हम निकालेंगे तो इसको हम अगर r माने तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और दोस्तों हर जगह जो ये r का मान होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। केंद्र से जो वृत्त की त्रिज्या होती है इसकी जो दूरी होती है हर जगह से बराबर है। फिर से एक बार परिभाषा आपको बता देते हैं, कॉपी पर आप लिख सकते हैं। एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर रहते हुए गति करने वाले बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध को भी बता देते दोस्तों, होता क्या है, देखिए आप सिंपल इसका जो फार्मूला होता है आपका वो होता है आपका व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है ना। व्यास बराबर क्या होता है आपका 2 गुणे त्रिज्या। इसको आप हमेशा लिख लेंगे कॉपी पर, याद करेंगे, ऐसे क्वेश्चन इसके आधारित क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, वृत्त की परिधि से आप क्या समझते हैं, परिधि तथा व्यास में आपको संबंध भी बताना है। तो दोस्तों जो वृत्त की परिधि की परिभाषा होती है, समझिए वृत्त मतलब वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इसका देखिए जैसे आप कोई वृत्त बनाते हैं, देखिए वृत्त का परिमाप और जो परिधि होती है दोस्तों वो एक ही चीज होती है, ठीक है ना। दोस्तों जो इसका परिमाप होगा वही आपकी दोस्तों वृत्त की परिधि कहलाएगी, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं परिधि तथा व्यास में संबंध बताते हैं। तो जो आपका दोस्तों परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि आप पूरा लिखेंगे तो इसका परिधि बराबर दोस्तों जो फार्मूला बनता है वो बनता है आपका दोस्तों पाई इंटू में व्यास, ठीक है। और दोस्तों पाई का जो मान होता है इसको आप ध्यान में रखिएगा, पाई बराबर होता है कभी कभी आप 22/7 भी लिख सकते हैं, या दोस्तों आपका मन करे तो पाई का मान दोस्तों आप 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी 22/7 यूज करते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं पर 3.14 भी इसका मान यूज होता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या रहा अगला कि निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में x का मान ज्ञात करना। चलिए पहले हम आपके सामने दोस्तों कुछ वृत्त बना देते हैं।
तो दोस्तों ये रहे आपके सामने 3 वृत्त और सभी में दोस्तों आपको x का मान बताना है। ठीक है ना, कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका ये पहला प्रश्न है, ये रहा, इसी का दूसरा प्रश्न ये रहा, तीसरा प्रश्न ये रहा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहले में x का मान आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर x का मान बताना है, और दोस्तों तीसरे में यहाँ पर आपको x का मान बताना है। देखिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, समझ लीजिए, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कोण आपका यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं थे, यहाँ पर हम O मान लेते हैं, तो इसको समझ लीजिए कोण AOB बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 2 टाइम्स कोण ACB। ठीक है ना, तो देखिए हमें कोण AOB का मान ज्ञात करना है, तो कोण AOB वैसे लिख रहने देते हैं। और दोस्तों हमें देखिए ACB का मान देखिए हमें पता है, ये A है, ये C है, B। C की जगह दोस्तों क्या रख देंगे, 2 गुणे 50 हो जाएगा आपका। तो मतलब दोस्तों कोण AOB का मान हमारा आ जाएगा 100 अंश। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दोस्तों हमें दूसरे क्वेश्चन में भी सेम फार्मूला हो जाएगा, कोण AOB बराबर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं तो O मान लीजिए, हो जाएगा दोस्तों 2 टाइम्स कोण ACB। AOB का दोस्तों इस बार हमें मान पता नहीं, यहाँ पर 120 दिया गया नीचे, तो यहाँ पर रख देंगे 120 हो जाएगा, 2 टाइम्स कोण ACB हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कोण ACB का जब हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 120 बटे नीचे 2 आ जाएगा, भाग कर लेंगे कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12 और 0, तो हमें पता चल गया कोण ACB बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश। ये क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा प्रश्न दोस्तों जो दिया गया, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप तीसरे में देख रहे होंगे जो यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर 80 अंश बनना दोस्तों, कोण AOB बराबर 80 अंश है और कोण ACB बराबर दोस्तों यहाँ पर x दिया गया है। देखिए दोस्तों हर बार जो हमारा कोण यहाँ ऊपर बनता था तो आपको तो कि अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको कुछ अलग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों कोण वही है, सब कुछ वही दोस्तों, खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। तो कोण AOB बराबर दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा 2 टाइम्स कोण ACB। ठीक है ना, तो हमारा कोण AOB का मान यहाँ पर 80 अंश है, तो बराबर 2 टाइम्स हो जाएगा कोण ACB। तो दोस्तों बस हम यहाँ से ACB का मान निकालेंगे, कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा हमारा 80 बटे में 2, भाग कर देंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, कोण ACB बराबर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 40 अंश। ठीक है ना, 40 अंश आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन आसान था, कठिन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तीनों क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40 अंश। तो पहला दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100 अंश आ गया, यहाँ पर हमारा 60 आ गया और ये आ गया हमारा 40। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो दोस्तों जैसे यहाँ का कोड दिया है तो इसको हमने डबल कर दिया, केंद्र पर है यहाँ पर निकालना है तो इसको आधा कर दिया, यहाँ पर दोस्तों केंद्र पर था यहाँ निकालना है तो आधा हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर दिया होता केंद्र का निकालना होता तो डबल हो जाता। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि 25 नंबर में समांतर चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज में आपको अंतर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, थ्योरी क्वेश्चन है, आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए। जैसे दोस्तों कोई चतुर्भुज हम ऐसा बना देते हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं यहाँ पर समांतर होंगी तो दोस्तों वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये वाली भुजा समांतर है और दोस्तों ये वाली भुजा भी समांतर है, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। अब बात आती है समचतुर्भुज की। देखिए वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है समचतुर्भुज कहलाता है। एक समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, आपकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, वो समान होती है, मतलब बराबर होती है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये समचतुर्भुज का दोस्तों एग्जांपल आपके सामने है। ये आपको कौन सा है, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज। और दोस्तों ये हमारा पहला वाला क्या था, ये समांतर था। फिर से आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार दोनों देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है। तो समचतुर्भुज में दोस्तों हमने क्या बताया, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और दोस्तों इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण भी इसमें होते हैं। और आपको एक बात और दोस्तों बताते हैं, जैसे कि इसमें आपने जो फिगर, आप इसमें थोड़ा बहुत नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर आप शो कर दीजिए ए बी, ठीक है ना, सी और डी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, या डीसी लिख दीजिए दोस्तों। ए बी से शुरू करें तो ए बी समांतर हो जाएगा आपका डीसी के, और दोस्तों दूसरा हो जाएगा आपका एडी। ठीक है ना, एडी समांतर हो जाएगा दोस्तों आपका किसके हो जाएगा, एडी समांतर, समझ गए होंगे आप लोग, बीसी के हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
और एक बात और दोस्तों इसमें और आपको क्लियर करना चाहेंगे, इसमें दोस्तों जो चारों भुजाएं, जैसे आपका ए बी बराबर बी सी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, समांतर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज है जैसे ए बी सी डी, तो इसमें दोस्तों एक कंडीशन और अप्लाई होगी समचतुर्भुज में। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी, ए बी भुजा बराबर हो जाएगी बी सी के, बी सी बराबर हो जाएगी सी डी के, सी डी बराबर हो जाएगी डी ए के, मतलब चारों भुजाएं बराबर होने वाली है। उसके बाद दोस्तों जो समांतर यहाँ पर आपने दिखाया वैसे यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण विद्यमान है, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के दो कोण 50 और 100 है, शेष दो कोण इसमें समान है, ठीक है ना। तो शेष प्रत्येक कोण का दोस्तों आपको मान बताना है, क्या होगा। देखिए चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योगफल होता है दोस्तों कितना होता है, 360 अंश होता है, सबको पता है। दो कोण आपको दोस्तों दिए गए हैं, मतलब पहला कोण दोस्तों हमारा 50 हो जाएगा, दूसरा हमारा 100 दे रखा है, और शेष दो कोण समान है। मतलब दोस्तों शेष दो कोण मान लेते हैं, पहला कोण पी है तो दूसरा कोण भी पी हो जाएगा। तो दो कोण दोस्तों और लिख लेते हैं, पी प्लस पी बराबर टोटल क्या होता है दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश। जरा जोड़ लेते, 100 प्लस 50 हो गया आपका 150 हो गया, पी प्लस पी हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा बराबर 360 अंश। एक्स भी आप मान सकते थे, तो यहाँ पर 2p बराबर हो जाएगा आपका 360 माइनस का 150, घटा लेते हैं पहले, क्या आ जाएगा 2p बराबर आ जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से p का मान आ जाएगा आपका 210 बटे में 2, भाग कर लेंगे, 2 1 कम 2 0, 2 पंजे 10, तो दोस्तों हमें पता चल गया p बराबर आ गया 105 अंश। तो से दो कोण जो होंगे ना, उसके जो मान होंगे वो 105 अंश के होंगे, ठीक है। आसान सा प्रश्न था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि एक चतुर्भुज के कोण आपके दो अनुपात में दोस्तों, ठीक है ना, ये अनुपात का यहाँ पर चिन्ह है, तो 2:3 अनुपात 6 अनुपात 7 के अनुपात में, तो प्रत्येक कोण का आपको मान बताना है। तो इसमें आप एक सिंपल सा तरीका याद रखिए, कभी भी दोस्तों चतुर्भुज के जो कोण है ना अनुपात में दिए गए हो, तो आपको मतलब प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबको कुछ नाम दे दीजिए, जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है, तो पहले कोण का दोस्तों मान लेते 2p है, दूसरा आपका 3 है तो 3p हो जाएगा, तीसरा दोस्तों आपका क्या है 6 है तो 6p हो जाएगा, चौथा आपका 7 है तो 7p हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है हमने आपको पहले बताया, 360 अंश होता है। सबको जोड़ लें जरा, 2p पहला कोण हो गया, दूसरा कोण 3p है, और तीसरा कोण आपका 6p है, चौथा है आपका दोस्तों 7p है, बराबर चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। जरा सबको जोड़ लें, 2 3 5 हो गया, 6 5 11, 7 हो गया 18, 18p बराबर हो जाएगा दोस्तों 360 अंश। तो p बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 360 बटे में 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 0 आ जाएगा। मतलब p का दोस्तों हमारा जो मान आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है, तो हमें प्रत्येक कोण का मान बताना है। तो दोस्तों हमारा जो पहला कोण था वो क्या था हमारा 2p था, तो मतलब 2p का मतलब क्या हो गया, जरा इसको समझिए। 2p का मतलब हो गया दोस्तों 2 गुणे में 20, 20 दूनी 40 अंश पहला कोण हो गया। दूसरा कोण हमारा 3p था, तो 3p का मतलब क्या हो गया हमारा 3p, मतलब 3 गुणे आपका हो गया 20, 20 यहाँ हो गया 60 अंश। चौथा दोस्तों हमारा क्या 6p और सातवां 7p, 6p का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 6 गुणे में 20, मतलब हो गया दोस्तों हमारा 120 अंश। और चौथा हमारा दोस्तों कितना है 7p, तो 7p का मतलब हो गया 7 गुणे 20, मतलब 7 दूनी 40, 140 अंश, ठीक है ना। ये हो गया, आपने प्रत्येक कोण का मान बता दिया। कितना आसान प्रश्न था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती ना, तो यही सब प्रश्न जो आपको आसान दिख रहे हैं वही पेपर में आप गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो आप सोचते हैं यार यहाँ पर सब कुछ अनुपात में दे दिया गया, अब क्या करें। तो आप समझ गए होंगे आप लोग को करना क्या होता है। जैसे क्वेश्चन में कभी भी कुछ कोड वोड अनुपात में दिया है, तो इससे अब आने वाले टाइम में आप डरेंगे नहीं, ठीक है ना। आज का अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन क्या है हमारा 28 नंबर की 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी आपको ज्ञात करनी है। तो एक बात आप बताइए कि आप जब व्यास दिया गया तो आप क्या वृत्त खींच सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर का। हो सकता है काफी छात्र यही नहीं समझ पा रहे हो। तो दोस्तों जब भी आपको वृत्त खींचना होगा तो पहले आप इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वृत्त की जो त्रिज्या बराबर होता है, फार्मूला होता है आपका, त्रिज्या बराबर दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है वो व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे में 2। व्यास हमें दिया गया था 7.2 सेंटीमीटर, बटे में 2 कर देंगे, भाग करिए जरा 2 से, 3 2 3 6, 2 6 12, 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारी त्रिज्या। अब दोस्तों आप इसका एक वृत्त खींच सकते हैं, मतलब पटरी से दोस्तों पहले आप 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप पेन की वो जो होता है ना गोला प्रकार का नोक रखिएगा, और ऐसे दोस्तों आप ऐसे करके आप एक वृत्त खींच सकते हैं। आप लोग का बिल्कुल गोल आने वाला, हमने तो खाली ऐसे समझा रहे थे। और दोस्तों जो ये लाइन थी 3.6 सेंटीमीटर की, इसको पूरा बढ़ा दीजिए,
तो ये दोस्तों जो लाइन होगी ये व्यास बनेगी और इसकी जो लंबाई होगी वो 7.2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, उम्मीद करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी त्रिज्या दोस्तों आपको समझ में आ गई, कितनी हो जाएगी हमारी त्रिज्या, पेपर में पूछा भी गया क्वेश्चन में मतलब, तो ये हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर हमारा क्या रहा है, इसको देखिए और समझिए। हर एक प्रश्न आपको समझ में भी आना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त खींचना है तथा व्यास भी ज्ञात करना है। हम इस बार व्यास निकालना है। पहले दोस्तों त्रिज्या खींचना है तो 3.4 सेंटीमीटर आपने स्केल से लाइन निकलने की, भाई ये 3.4 सेंटीमीटर हो गया। जो ये दोस्तों पॉइंट होगा आप यहाँ पर क्या रखेंगे, गोला प्रकार की नोक रखेंगे। जो यहाँ से दोस्तों ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं ना, पेंसिल है ये, ऐसे घूमते घूमते दोस्तों बन गया आपका 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त। और अब आपको व्यास भी ज्ञात करना है। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, व्यास बराबर होता है, याद रखिएगा, फार्मूला 2 गुणे होता है त्रिज्या। ठीक है ना, तो पहले लिखेंगे 2, त्रिज्या के दो कितना दिया गया दोस्तों यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर, 2 गुणे 3.4, गुणा कर लेंगे, 2 चौके 8 होता है, 2 3 6 होता है, 6.8 सेंटीमीटर। तो आपने दोस्तों यहाँ से इसका व्यास भी निकाल दिया। तो मतलब चाहे व्यास दिया गया हो चाहे त्रिज्या दी गई, तो आप हर तरह के प्रश्न आप करने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारी वीडियो सीरीज के और भी पार्ट ना देखी तो दोस्तों इस वीडियो के बाद सभी को देखिएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।